औरंगजेब के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर हिंसा भी होती है। वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल एक्शन मोड में है और दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है और उन्होंने कहा है कि जो भी हिंसा में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये तमाम चीज़ें जब हो रही होती हैं तो इसके बीच में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जाता है कि क्या औरंगजेब प्रासंगिक है। उनका जवाब ये आता है कि नहीं, औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। जवाब तो उनका एक लाइन का है, लेकिन इस लाइन के पीछे बहुत सारी बातें छुपी हैं। और ये बातें आज ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार ऐसा हुआ है और इस चीज़ को लेकर के इस पे कोई सवाल उठने की बात आई है। कुछ समय पहले इसी दिसंबर 2024 में आरएसएस प्रमुख ने भी जब संभल को लेकर के विवाद चला था, उन्होंने तब वो कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये तो उनसे पहले कहा था और उन्होंने कहा था कि मंदिर मस्जिद हर जगह मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मंगेश जी, आपने आरएसएस को आपने उस ज़माने में भी जब देखा जब मंदिर आंदोलन चला, उग्र आंदोलन था, अगर हम कह सकते हैं कि जब बहुत लोग उसको कहते हैं कि हिंदुओं का एक उग्र आंदोलन था राम मंदिर आंदोलन। तो आज अचानक आरएसएस को ऐसा क्या हो गया है कि जब कोई ऐसा मुद्दा आ रहा है जहाँ पर सरकार का स्टैंड कुछ होता है, लोगों का अगर सेंटिमेंट की बात करें तो जैसे संभल को लेकर भी एक सेंटिमेंट था कि उनको लगता था कि वहाँ पे गलत हो रहा है, वहाँ पर कुछ चीज़ें अतीत में गलतियाँ हुई, सुधार होनी चाहिए। औरंगजेब को लेकर भी विवाद चल रहा, वहाँ भी ऐसी कुछ अप्रिय घटना घटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो अचानक आरएसएस की तरफ से ऐसा बयान क्यों आ रहा है, इसको हम कैसे लें, कैसे समझें इस चीज़ को? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक तो ये अचानक नहीं है, क्योंकि संघ जो है वो लगभग 100 साल, लगभग क्या मतलब 100 साल पुराना एक संगठन है। और संघ की सोच जो है ना वो समाज को लेके, पूरे भारत देश को लेके बिल्कुल क्लियर है। और अगर सुनील अंबेकर ये कहते हैं कि अब हमारे लिए औरंगजेब अप्रासंगिक है, तो इसमें उनकी सोच दिखती है। और वो सोच क्या है कि आपको सारे समाज को एक साथ लेके चलना ही होगा। अगर आप देश की बात करते हैं, अगर आप देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो कुछ पुरानी चीज़ें भूलनी होंगी, जो अब प्रासंगिक नहीं है उसको भूलना होगा और आगे चलना होगा। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फिर ऐसा क्यों होता है कि जिसे आइडियोलॉजिकल पेरेंट माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीजेपी का आइडियोलॉजिकल पेरेंट माना जाता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अगर संघ सबको साथ लेके चलना चाहता है, उनको लगता है कि नहीं, हर मस्जिद में अब शिवलिंग मत ढूंढो, आप औरंगजेब अब अप्रासंगिक हो गया है, उसकी बातें अब करना ठीक नहीं होगा। अगर संघ ये स्टैंड लेता है तो फिर बीजेपी का स्टैंड या उनके जो नेता हैं उनका स्टैंड अलग क्यों दिखाई देता है? ये सवाल कोई भी पूछेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक कारण हो सकता है जो मुझे समझ में आता है कि चूंकि संघ का जो काम है वो तो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में चलता है। वो वनवासी क्षेत्र में भी काम करते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और पॉलिटिकल क्षेत्र में भी उनका संगठन या उनसे निकले हुए लोग काम कर रहे हैं। अब ये तो हम सबको पता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल अपने महत्वाकांक्षा को अचीव करना चाहते हो तो आपकी रणनीति उसी हिसाब से होगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो मुद्दे जिस समय गर्म होते हैं उनको अधिक से अधिक भुनाना, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति हो सकती है, जो शायद बीजेपी की भी हो सकती है। लेकिन जो उनके आइडियोलॉजिकल पेरेंट हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनको दूर तक देखना है, उनको पूरे समाज को लेके चलना है। तो हो सकता है कि जब वो अपनी विचारधारा या अपनी बात किसी ज्वलंत मुद्दे पर सामने रखते हैं तो वो पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे समाज को साथ लेके चलने के हिसाब से सोचते हैं और बोलते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का स्टैंड अलग इसलिए दिखता है कि वो एक राजनीतिक पार्टी है, उसको किसी मुद्दे को भुनाना होता है, उसको पॉलिटिक्स करनी होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी है, मेरे दिमाग में एक बात ये भी है मंगेश जी की जिस तरह से जो औरंगजेब विवाद जो चला है महाराष्ट्र में, वहाँ पर आरएसएस की दो अनुसांगिक संगठन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है वो बहुत अग्रेसिव थे, उनका स्टैंड बड़ा क्लियर था। इनफैक्ट वो तो यहाँ तक मांग कर रहे थे कि जो औरंगजेब का जो कब्र है उसको खोद देना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए, जो भी है वो तमाम तरह की बातें आ रही हैं। और जो नागपुर में उस दिन हिंसा भी होती है, उस दिन वहाँ प्रदर्शन हुआ है, उस दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन होता है, इसके बाद अफवाहें फैलाई जाती हैं और वो हिंसा होती भी है। तो आरएसएस एकदम से, जो कि अब बजरंग दल तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, और उसी जो दंगे भी हुए हैं वो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है उसी के आसपास में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो देखिए, कहने को तो
आरएसएस, अगर हम डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते, उन्होंने एक लाइन में बड़ा बोल दिया कि अगर इसको इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करें कि अप्रासंगिक है, तो अप्रासंगिक तो है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे कुछ और था कि हम जो जिस तरह से औरंगजेब को हमारे इतिहास के पुस्तकों में और बाकी जो हमें बताया जाता है, मुगल बाकी जितने, औरंगजेब ही क्यों, जितने भी मुगल शासक हैं उनको महान बताया जाता है, और जो हमारे बाकी जो हीरो हैं उनको उनकी महत्ता की इनकी बात नहीं होती है। जैसा आपने देखा होगा कि सीएम जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात कही कि जो छावा मूवी आई उसमें जो औरंगजेब का जो रूप दिखा उसको देखकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और शायद उसका नतीजा है कि जो महाराष्ट्र में जो इस तरह के जो टकराव हुए औरंगजेब को लेकर जो विवाद छिड़ा है, मुख्यमंत्री का ये कहना है, वो तमाम जो चीज़ें हैं, चलिए वो तो अपनी जगह पे है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले भी जिस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक दिखी है, एक डिफरेंस दिखा है, खाई दिखी है, और ये ऐसा है कि जग जाहिर है, नाम किसी ने किसी का ना लिया हो, कुछ भी किया हो, ये शुरुआत होती है आपकी 2024 के जो लोकसभा चुनाव से पहले, जब बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ये बोलते हैं, उनका एक बयान आता है कि हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आरएसएस के अंदर काफ़ी नाराज़गी होती है, जो 2024 लोकसभा का नतीजा आता है वो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है। कई एक्सपर्ट का भी मानना है कि उसके पीछे एक आरएसएस की नाराज़गी एक बहुत बड़ी वजह रही है। और उसके बाद से फिर वो जो हालात बदले, मेरे ख्याल से फिर चुनाव के बाद जब नतीजा हुआ तो बीजेपी आरएसएस के लोग आपस में बैठे भी, और जो राज्य के जो चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर आरएसएस काफ़ी बढ़ चढ़ कर आरएसएस ने हिस्सा लिया उसमें, और रिजल्ट जो है बीजेपी के पक्ष में आए हैं। तो एक बात तो लगता है, ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा में नाराज़गी थी, नाराज़गी दूर हो गई है। लेकिन एक पैरेलल लाइन, क्योंकि आपको याद होगा कि मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, वो चुनाव के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद उन्होंने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी पे कमेंट किए, मानना पड़ेगा, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जिस तरह के उनके जो स्टेटमेंट थे वो साफ तौर पे लग रहा था कि प्रधानमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी उन्होंने दिखाई। हालांकि वो चीज़ें वो आगे बढ़ गए हैं लोग, और इस बीच में एक बड़ी और ऐतिहासिक घटना घटने ये जा रही है कि इस देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में वो जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आरएसएस के हेडक्वार्टर में होंगे, अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। तो शायद इसको इस तरह से भी लिया जा रहा है कि जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रही थी, जो दूरियां थी, उसको मिटाने की कोशिश है। और आपको ये भी पता होगा कि कैसे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट को लेकर मामला फंसा हुआ है, खबरें छन छन के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच में कॉमन नाम को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ तो वो है, क्लैरिटी नहीं आ रही, तभी डिले हो रहा है। हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाम पे मुहर भी लग जाएगी। उसके पहले, ठीक पहले प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मीटिंग भी होती है। तो ये जो पैरेलल में इतनी सारी जो घटनाएं, मैंने इस घटनाओं का जिक्र इसलिए भी किया कि बातें हो रही हैं, ये कहीं पे किसी का एक नाम नहीं भी आता है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं दबी जुबान में, मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा होती रही है कि बीजेपी और आरएसएस का स्टैंड थोड़ा सा अलग हो रहा है। फिर ये दिखा, ये बात जब औरंगजेब को लेकर आई है, चर्चा छिड़ी है, तब हुआ है। संभल में जिस तरह के वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह के काफ़ी उस मोड में है, एक्शन मोड में है, और वहाँ पर जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ सरकार का कुछ रुख और कुछ है, आरएसएस प्रमुख कुछ और कहते थे, यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं इशारा कर रहे हैं कि रणनीति वही है कि वहां पर एग्रेसिव स्टैंड है, उसको पानी डालने का काम कर रहा है, आरएसएस पानी डालने का काम कर रहा है? बहुत ही अच्छे से आपने अपनी बात कही है, और जो आपने बात कही है ना, उसमें एक कन्फ्यूजन वो दिखता है कि अगर आइडियोलॉजिकल पेरेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संगठनों का, अलग अलग संगठनों का, और वहाँ से सारे दिशा निर्देश आते हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी उनकी बीजेपी वो एक अलग स्टैंड लेती हुई क्यों दिखती है? और फिर जो बीच के संगठन है, बीच में जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, आपको उनका काम एकदम अलग कैसे दिखता है, या उनका टोन अलग कैसे दिखता है? एक तो ये बात है। और बीजेपी और संघ के बीच में जो संबंध रहे हैं, उनको लेकर कभी कभी जो इस तरीके की चर्चाएं मीडिया में आती है कि नहीं, इनका स्टैंड अलग है, इनका स्टैंड अलग है, मैं दोनों पे अपनी बात कहना चाहूँगा। देखिए, इसको हम नकार नहीं सकते कि पहले अस्तित्व में आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जो आद्य सरसंघ चालक थे हेडगेवार जी, और जो प्रेजेंट सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, पूरे 100 साल के अंदर संघ को क्या करना है इसको लेके उनके दिमाग में कतई कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। शुरू से लेके आखिर तक वो बिल्कुल क्लियर है, और वो क्या है, समाज को, पूरे के पूरे समाज को साथ लेके चलना है। बाद में जैसे जैसे संघ ने अलग अलग क्षेत्रों में काम शुरू किया, क्योंकि आप जब समाज को साथ लेके चलना है तो आप एक ही जगह बैठ के एक ही तरह का काम नहीं कर सकते ना, आपको अलग अलग लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अलग अलग संगठन छोटे छोटे अलग बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने बनाए, उनको लगा कि हमें संस्कृति को लेके, धर्म को लेके अलग से एड्रेस करने की ज़रूरत है।
तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद बनाया। तो बड़ी साफ सी बात है, जब आप पूरे देश को, पूरे समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं तो उस देश और समाज की जो संस्कृति है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसको वो इग्नोर ना हो, और वो जो 300, 400, 500 साल आक्रमण हुए बाहर से आए हुए लोगों के, और पूरा एक लंबा पीरियड जो है वो आपका कम्युनिस्टों का यहाँ पर असर रहा, अंग्रेज़ों का यहाँ पे असर रहा, मुगलों का यहाँ पे असर रहा, तो उसका जो नुकसान हमारे देश की संस्कृति को हुआ उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर से संघ ने इसके लिए अलग से संगठन बना दिए। अब सीधी सी बात है, बड़ा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है समझने की। फिर इसी तरह से जब उनको लगा कि पॉलिटिक्स में भी हमें अपनी विचारधारा को आगे ले जाने की ज़रूरत है, तो वहाँ भी एक संगठन आ गया। सबसे पहले कौन आया? संघ आया। संघ के बाद दूसरे संगठन आए। अब आप सीधी सी बात है, अगर किसी के 2-3 बेटे हैं और वो अलग अलग बिजनेसमैन ने डाल दिए, और वो दोनों तीनों बिजनेस बिल्कुल अलग अलग बिजनेस हैं, तो हर बेटा अपने खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाने के हिसाब से रणनीति बनाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी रणनीति और उसकी रणनीति में टकराव की स्थिति भी दिखाई देगी, लेकिन ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो उन सबके पिता हैं वो हमेशा दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, ये ध्यान में रखो, तुम अपने खुद के फायदे के लिए बड़ा नुकसान मत कर देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा होता होगा कि विश्व हिंदू परिषद को लगता होगा कि धर्म की रक्षा करनी है, संस्कृति की रक्षा करनी है, तो उसके हिसाब से उनका स्टैंड कभी कभी एग्रेसिव लगता होगा। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी है, उसको लगता होगा कि नहीं, हमको इस समय अभी ये सूट करता है क्योंकि वोट चाहिए भाई, विनिंग तो चाहिए ही ना, विनेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। आप अगर राजनीति में आए और जीत नहीं रहे तो फिर वही कांग्रेस वाला हश्र हो जाएगा। तो उनको वो लगता होगा। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता होगा कि संघ के हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोगों को लगता होगा कि नहीं, हमें तो दोनों को साथ लेके चलना है, समझा के चलना है, तो टकराव होता होगा। और ये जो अभी आपने बोला ना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जाने वाले हैं, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ये सब बातें वहाँ डिस्कस होती होंगी कि हमें अल्टीमेटली हमारा जो लक्ष्य है, हमें उनका लक्ष्य क्या है। संघ कहता है परम वैभव के शिखर पर देश को लेके जाना है। और आप किसी भी देश की उन्नति, उस देश के जो घटक हैं, समाज के जो घटक हैं, उनको इग्नोर करके कि इनको साथ ले लो, इनको छोड़ दो, ऐसा करके उन्नति के शिखर पर आप जा ही नहीं सकते। आपको साथ में लेकर तो चलना पड़ेगा। और फिर उसमें अलग अलग संगठनों के बीच में जब टकराव होता है तो ये मुश्किल तो है, आसान तो नहीं है। सरसंघ चालक के लिए ये आसान नहीं होने वाला कि वो कैसे इन चीज़ों को संभालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टकराव की स्थिति आती है ये तात्कालिक होती है। और जब सुनील अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये अप्रासंगिक है, तो एक बड़ा मैसेज है। बड़ा मैसेज क्या है कि हाँ देखिए, फ्रिक्शन होगा, टकराव होगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें साथ लेके चलना है। तो वैसा भी ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले भी हैं। आरएसएस के कुछ एजेंडा थे जिसको ये बीजेपी की सरकार, स्पेशली मोदी सरकार ने काफ़ी पूरे भी कर दिए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जिस तरह के हालात बदल रहे हैं और जिस तरह के स्टैंड बदल रहे हैं, हो सकता है कि 100 साल पूरे होने के बाद आरएसएस एक नए फ्लेवर वाली बात आने वाली है। शायद एक ऐसी चीज़ दिख रही है, क्योंकि उनके 100 साल पूरे होने के साथ एक दूसरी बात यह है कि बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में आज है। देश के कई राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं, कई सारे ऐसी बड़ी जीत दर्ज किए हैं। और आगे भी उनका जो प्लान है, अभी बंगाल, तमिलनाडु, केरला जैसे ऐसी जो है क्रिटिकल स्टेट्स हैं जहाँ पर वहाँ पर बढ़ती दिख रही हैं, उसमें आरएसएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जिस तरह के जो हालात बने हैं देश के अंदर, क्लैशेज हो रहे हैं उस इन चीज़ों को लेकर के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साल भी है। और इसमें लगता है कि आरएसएस का रोल और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, और ये तमाम स्थिति हालात भी ऐसे दिख रहे हैं। बस मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके कहूँगा कि संघ समय के साथ चल रहा है, और वो कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पुरानी दकियानूसी बातों के ऊपर आज भी कायम है। नहीं, बिल्कुल फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ आज के समाज, आज के देश के लिए क्या चाहिए, इस हिसाब से वो रणनीति बना रहे हैं। और उसमें ये दिखना, ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि हम सबको साथ लेके यही दिख भी रहा है कि 1925 में जो आरएसएस का गठन हुआ, आज 2025 में आरएसएस अपना बदलता हुआ स्वरूप समय के साथ बदले हैं। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह की कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न लोगों का दूर होगा। और शायद ये स्थिति है कि आरएसएस एक अगले कदम की तैयारी कर रही है, और शायद इसी तरह स्टेटमेंट के एक मायने ऐसे निकल रहे हैं। कुछ इसमें अफवाह, कुछ कन्फ्यूज़न भी होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि शायद 100 साल के बाद आरएसएस एक नए रूप में दिखे। और यही हमें उम्मीद करनी चाहिए कि देश के लिए ऐसे भी आरएसएस का जो एजेंडा ही है कि देश को मजबूत करना है, देश सर्वप्रथम।